हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जो कि आपकी बुक में नया टॉपिक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है, तो अभी जो हमने पढ़ा था, क्या उसमें कोई एडजस्टमेंट पढ़ा है? तो जवाब है हाँ या नहीं। नहीं। चलिए आप अपनी बुक में देखिए, पहला एडजस्टमेंट क्या दिया गया है? क्लोजिंग स्टॉक। क्या मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाते हुए क्लोजिंग स्टॉक पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है? और जितना एडजस्टमेंट मैंने बताया है उतना शायद आपकी बुक में बताया भी नहीं गया होगा। तो एक एडजस्टमेंट तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बस आपके बुक के अकॉर्डिंग यहां पर विद एडजस्टमेंट लिखना था, मैंने लिख दिया है। इंटायर चैप्टर का नाम अगर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये 11th में थोड़ा सा काट दिया गया कि बगैर एडजस्टमेंट के और विद एडजस्टमेंट, इस तरीके से बनाना है। तो विदाउट एडजस्टमेंट, विद एडजस्टमेंट, लेकिन उसमें हमने एक एडजस्टमेंट किया था, मुझे याद है, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक के बगैर तो फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोच ही नहीं सकते थे, इसलिए उसको वहां पर पढ़ लिया गया है। क्लोजिंग स्टॉक में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ याद नहीं करना है, वही वाली क्लास फिर अगर ध्यान नहीं होगा तो रिपीट कर लेना कि जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है तो वो ट्रेडिंग में आता है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं पढ़ा था। और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक, देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने का सिस्टम वो नहीं जो मैडम ने पढ़ाया है। क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, ध्यान से देखना है। व्हाट इज अ क्लोजिंग स्टॉक। मैं इसकी वैसे डिफिनीशन नहीं पूछ रहा हूं, मैं इसे इस टर्म्स में जानना चाहता हूं। मैंने पढ़ाया है असेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ये 3 बातें, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। मैंने कहा था जब जर्नल एंट्री पढ़ाना शुरू किया था तब भी कहा था। अब हम लोग अपना टॉपिक खत्म करने की तरफ अग्रसर हैं, मतलब हमारा एडजस्टमेंट खत्म हुआ। एडजस्टमेंट क्या मतलब, उसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट खत्म हुआ तो अकाउंटिंग खत्म हो जाती है। ध्यान से सुनिए, अकाउंटिंग कहां से शुरू हुई थी? जर्नल एंट्री से। और खत्म कहां पर होगी? बैलेंस शीट पे जाकर के। और बैलेंस शीट तो हम पढ़ ही रहे हैं, मतलब हम अकाउंटिंग को कंप्लीट करने के उस पे हैं। अब मन में विचार आता फिर 12th में क्या पढ़ेंगे, फिर हम और आगे क्या पढ़ेंगे। तो हमारी जर्नी जो शुरू होगी, ध्यान देने की बात है, जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। जर्नल एंट्री से शुरू हुआ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसी के बीच में जर्नी चलती है। अभी हम लोग समझ रहे हैं टॉपिक, अभी सवाल नहीं कर रहे हैं। तो ये जरूरी होते, कुछ लोग करते क्या है कि वाला टॉपिक छोड़ देते हैं और फिर वो जीवन भर परेशान रहते। मैंने देखा ना कि लोग मुद्दे की बात ये सवाल लगा लिया और वो सवाल ही जीवन भर लगाते रहते हैं, जहां पर आया कुछ उनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। और अकाउंटिंग के क्षेत्र में मैंने देखा है बहुत बड़ी समस्या है लोगों के साथ में। जर्नल एंट्री से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में ही सारी अकाउंटिंग होती। अभी आप 12th में जाएंगे, वहां भी बैलेंस शीट बनानी होगी। पार्टनरशिप अकाउंट आएगा, तो पार्टनरशिप में क्या करते हैं, किसी पार्टनर का अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट क्या है? लेजर पोस्टिंग है। एंट्री करते हैं, एंट्री क्या है? जर्नल एंट्री है। और अगर उनका पीएल बनाए तो क्या है? यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। ऐसे कंपनी की अकाउंटिंग करते हैं तो या तो जर्नल एंट्री करेंगे, कैश बुक बनाएंगे, तो क्या है, इन्हीं के बीच में घूमता रहता है, यहां से लेकर के सीए फाइनल तक, इवन सीए होने तक भी। जब आदमी इंटरव्यू देने जाता है और किसी एक्सपर्ट जगहों पर उसको उसका काम लगाना होता है कि यहाँ एक्सपर्ट जगह पर काम करेगा, उससे सवाल क्या पूछा जाता है, क्या आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट इंडिपेंडेंटली बनाए हुए हैं? मतलब ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अकाउंटिंग में होता है। अकाउंटिंग की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है ना।
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपको बनाना आता है, अब क्वेश्चन होगा विद एडजस्टमेंट की विदाउट एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट कहीं प्रैक्टिकली बनाने को नहीं आता है, सब जगहों पर विद एडजस्टमेंट ही आता है। तो जर्नल एंट्री से लेकर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक, मतलब इस टॉपिक को हमें बहुत ढंग से पढ़ लेना है। अब अगर बहुत ढंग से पढ़ लेना है तो इसके पहले के सभी चीजें हमको आनी चाहिए, तभी हम ढंग से पढ़ पाते हैं, नहीं तो फिर हम पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग एडजस्टमेंट की बात करते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक के बारे में था, वो हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग पढ़ चुके थे, मुझे बहुत समझाना नहीं है। यहां पर एक एंट्री करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, और 2 क्या किया था हम लोगों ने, ट्रेडिंग। और दूसरा हमने क्या किया था बताओ, वो तो भूल गए, क्यों? क्योंकि वो क्लास में पढ़ाया नहीं गया है, और मैंने पढ़ाया तो याद कहाँ से रहेगा, पढ़ाया हुआ हमारा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। सही बात है ना। टू परचेज, मैंने ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, और भूल जाने की तो आदत ही होती है। ठीक, अब दूसरा कौन सा एडजस्टमेंट पढ़ा दें? ये तो पहला हो गया। दूसरे नंबर पर क्या पढ़ा दें? एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग बता दें। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब कोई ऐसा खर्च है जो मैंने कर लिया है, ध्यान से सुनिएगा, कोई ऐसा एक्सपेंस है जो मैंने कर तो लिया है लेकिन अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, यही तो हुआ एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ना। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, जब हम लोग रेंट, एक रेंट का मान लो एक्सपेंस में, एक रेंट का एग्जांपल लेते हैं, रेंट का पेड रेंट लिखा होता था ना, पेड रेंट ₹10,000 ऐसे लिखा होता था, तुम उसकी एंट्री क्या करते थे, याद है ना एंट्री? हम लिखते थे रेंट अकाउंट डेबिट। ध्यान से पढ़ना, मैं देखता हूं कि पढ़ा दो, लोगों को फर्क नहीं पड़ता, आज की क्लास में पढ़ लिया इसके बाद तो ध्यान देना ही नहीं, तू कैसे पढ़ लेते थे 10,000। ठीक है, अब अगर इसी को मैं कहूं रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर ₹10,000, 10,000 का किराया अभी बकाया है। बकाया है का मतलब ये हुआ कि मैंने उसका यूज कर लिया है, क्या उसके घर का यूज कर लिया है? अगर यूज कर लिया तो खर्च तो हो गया है ना। मैंने एक्सपेंस की जो डिफिनीशन पढ़ाई है, कहा था जो मैं पढ़ा रहा हूं सब मैं फाइनल अकाउंट में इकट्ठा करूंगा, ध्यान दीजिए। तो इसमें मैं अभी हमारी कई क्लासेस चलेंगी, फाइनल अकाउंट हमारा काफी लंबा टॉपिक हो, मुझे समझ में आता, बाकी पता नहीं आप लोगों को क्या समझ में आता है। तो मैंने कहा रेंट अकाउंट डेबिट, अभी मैं एक बता रहा हूं, आगे कूद के जो बताता उसका कॉन्सेप्ट कभी क्लियर होता नहीं है। एक तो मैं डेबिट करूंगा ना, मैंने तभी एक बात बताई, तुम आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कैसे तुम लोग करा दिए, मुझे नहीं समझ में आया। अभी तो मैंने खर्च किया है ना, तो क्या खर्च का अगर मैं नगद भुगतान कर दूं, देखो डुअल एस्पेक्ट होता है, एक यहां पर खर्च है और दूसरा यहां पर असेट डिक्रीज है। दो कॉन्सेप्ट को समझना, यहां पर क्या हुआ, खर्च तो हुआ ही है, एक्सपेंस इनकर हो चुका है, इसलिए रेंट को डेबिट करेंगे। मुझे बड़ी टेंशन होती है कभी कभी पढ़ाते हुए, जब लोग कूद के बताते भी हैं और गलत बताते हैं, तो मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है और इसी बात मुझे गुस्सा लग जाती है, क्योंकि पढ़ना तो है नहीं, जबरदस्ती का फिर चले क्यों आते पढ़ने। रेंट अकाउंट डेबिट 10,000, मैंने भी रेंट का एग्जाम्पल बताया, अब इसका दूसरा एस्पेक्ट सोचना है मुझको। ठीक है, ये एक एस्पेक्ट हुआ। दूसरा क्या है, अभी देना है,
यू हैव टू पे इन फ्यूचर। मैं लॉजिक बताना चाह रहा हूं, कहिए तो मैं बंद कर दूं क्लास, मुझे गुस्सा लग रही है। डुअल एस्पेक्ट है कि नहीं है? तो एक एस्पेक्ट मैंने ये बताया था, आउटस्टैंडिंग कहां से आ गया मुझे यही बता दो, तब मैं आगे बढ़ूं। न पढ़ना है तो मैं किताब जैसे पढ़ा दूं, इतना दिमाग लगाने की मुझे क्या जरूरत अगर आप लोगों को नहीं समझना है तो खर्च है, खर्च पे खर्च का लॉजिक लगेगा। अब दूसरा एस्पेक्ट सोचना है, क्या? अभी मुझे देना है, यू हैव टू पे इन फ्यूचर, उसको क्या कहते हैं? लायबिलिटी। उस लायबिलिटी का नाम दिया गया टू, टू तो एंट्री करने के लिए लगाया गया आउटस्टैंडिंग रेंट। $10,000 अकाउंट लगा लेना आगे। बात समझ में आ रही है या डाउट है? तो इसको क्रेडिट में क्यों किया है? लायबिलिटी बढ़ रही, क्योंकि लायबिलिटी है वो, लायबिलिटी क्रेडिट होती है ऐसा तो नहीं पढ़ाया गया। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, ये इंक्रीज होता है तो डेबिट, ये दिख रहा है ना, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट और डिक्रीज होता है तो डेबिट। ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, क्लियर? 10,000। अब जब हम बैलेंस शीट में बनाएंगे, इसको ध्यान देना, ये वाला तो पहले का है। जब हम बैलेंस शीट में लिखेंगे तो रेंट अकाउंट 10,000 ऐड हो जाएगा, कहां जाएगा? पीएल में। और ये आउटस्टैंडिंग रेंट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। कहां जाएगा? लायबिलिटी में। ध्यान रहे, क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। ठीक, क्लियर है? दो बात हो गई। तीसरा एडजस्टमेंट देखते हैं, एडजस्टमेंट देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। दो हुआ, अब की कौन सा ले लें? प्रीपेड एक्सपेंसेस। चलो नंबर 3, प्रीपेड एक्सपेंसेस। मोबाइल में प्रीपेड, मोबाइल प्रीपेड होता है, बात समझ में आई? उसमें क्या करते हैं? पैसा पहले देते हैं, जब पैसा दिया तो एक असेट आती है, बैलेंस आता है हमारे पास में, असेट ही तो है, और एक असेट जाती है। ठीक, अब सपोज करो कि हमने 666 इतने का एक रिचार्ज कराया। जब मैंने रिचार्ज कराया तो एंट्री क्या किया होगा? रिचार्ज को डेबिट। वो रिचार्ज क्या है? मोबाइल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 666 टू बैंक 666। ठीक, अच्छा ये सब प्रक्रिया मैं कर क्यों रहा हूं? ये प्रक्रियाएं क्यों होती हैं? ये वास्तव में, जैसे मान लो आप यहां से यहां तक का एक पीरियड है, ये पीरियड है 1/4/2022 मान लो, और ये है 31/3/2023। इस दिन पर मैं देख रहा हूं, इसको करने के पीछे का लॉजिक क्या है ये भी समझ लेना है। हमने पढ़ा था पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता था? किसी पर्टिकुलर पीरियड की हम चर्चा करेंगे। वो पीरियड क्या लिया हमने? 1 अप्रैल 22 से लेकर के 31 मार्च 23 तक, ये पीरियड हुआ। अब फिर हमने एक मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ध्यान देना, आप दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान देना। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? मैचिंग कॉन्सेप्ट में जितने समय का मैंने जो रेवेन्यू ले रहा हूं उसी से मैं अपने खर्चे भी मैच कराऊंगा। तो मैंने रेवेन्यू अगर यहां तक लिया, या मैंने जितने तक एक्सपेंस लिए उतने तक रेवेन्यू मैच कराऊंगा, दोनों में से कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। या मैं ऐसे कह दूं, अब इन दोनों को मिक्स करते हुए एक नई बात हम कर सकते हैं। और नई बात क्या होगी कि एक्सपेंस और रेवेन्यू किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम मैच कराते हैं। तो मुझे यहीं तक का रेवेन्यू भी लेना है और यहीं तक का एक्सपेंस भी लेना, चूंकि अभी रेवेन्यू पर भी हम आएंगे। तो मैंने मोबाइल जो रिचार्ज कराया उसकी, मान लीजिए कि ये 30 दिन का है। 30 दिन कितने दिन का होता? सपोज करो 3 महीने का है।
ठीक है, और इसमें से यहां तक 2 महीना हमारा पूरा हो जाता है। बात समझ में आई? अब कोई पूछेगा कि तुम्हारे मोबाइल में जो रिचार्ज पड़ा है ये वाला 666 रुपए, इस साल का खर्चा कितना है इसमें से? मैं क्या कहूंगा 666? नहीं, यूज मैंने कितना किया, कंसेप्ट को ध्यान से समझना है। जो मैंने जर्नल एंट्री के समय पर कहा था, उस समय तो लोगों ने इग्नोर कर दिया होगा। मैंने उस समय कहा था कि विच यू हैव यूज्ड दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, या एक्सपेंडिचर नहीं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कितना यूज किया? 2 महीने का, 2 ही महीने का यूज किया है। और कितने के लिए रिचार्ज कराया था? 3 महीने के लिए। और मैंने खर्चा कितने का उस समय लिख दिया था? 666 रुपए। अब मुझे कैलकुलेट करना होगा, क्या कैलकुलेट करना होगा? इस 666 रुपए में कितना रुपया ऐसा है जो इस साल मुझे यूज नहीं करना है? तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 222। रटना नहीं है, मैं इसीलिए कोई एक अच्छा एग्जांपल मिल गया मुझे मोबाइल रिचार्ज का, वो मैंने ले लिया। 222 रुपए हमारा क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस है। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है? 222। तो इसका मतलब हुआ कि इतना हम अपना खर्च कम कर देंगे। क्या करेंगे? इतना हम खर्च कम कर देंगे। तो खर्च का नाम क्या था? मोबाइल एक्सपेंस। तो इसको कम करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। सही बोला? क्रेडिट कर, तो लिख तो मैं वही रहा हूं, तो इतना सोचने की क्या जरूरत है? जितना मैंने डेबिट अधिक कर लिया था उसको कम कर दिया। कैसे कम कर दिया? क्रेडिट करते हुए। बात समझ में आ गई? अभी मैथ की भाषा में लिखना होता तो मैं कहता रुको, 6 6 6 माइनस 2 2 2, ऐसे माइनस होता तो कितना बचता? 4 4 4। अब मेरे पास कुछ बचा रह गया है। जो भी हमारा एक्सपेंस होता है जिसका अभी मैं यूज नहीं कर पाया हूं, वही एसेट होती है। अनएक्सपायर्ड कास्ट, ध्यान से सुनिएगा, सीए में लिखा हुआ है। मैं, आपके राइटर ने क्या लिखा आई हैव नो आइडिया। मैं तो फिर भी एनसीईआरटी को मानता हूं को ज्यादा अच्छा किताब लिखती। बाकी राइटर ने क्या लिखा मैं बार बार कमेंट करूं, अच्छा नहीं लगता। बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, एशिया का सेकंड टॉप स्कूल है जिसमें पढ़े हुए हैं। मैं इसलिए उन पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं, गलती से लिख गया होगा उनसे, मैं नहीं कहता उनको आता नहीं है। लेकिन किताब जो उनकी आई है बच्चे वही पढ़ेंगे, उन्हें क्या आता है इससे मतलब नहीं है। उन्होंने क्या लिखा मैं किताब में ये वाला टॉपिक उनका देखा भी नहीं हूं। लेकिन सीए इंस्टीट्यूट जो कहता है मैं उसको मानता हूं, उसको गलत कहता है तो गलत है और सही कहता है तो सही है। उसी हिसाब से मैं प्रयास करता हूं कि काम करूं। तो मैं जो चर्चा कर रहा था, ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा कितना है भाई? 222 ही हमने ले लिया। अब हमने क्या कहा वो, हाँ मैं था उस पर, जो कॉस्ट हमने इनकर कर लिया है अगर उसमें से कुछ अनएक्सपायर्ड है, मतलब अभी यूज नहीं हुई है, दैट इज कॉल्ड असेट। मैं फिक्स असेट भी खरीद के लाता हूं। फिक्स असेट के पीछे भी यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने। हम फाइनल अकाउंट देर तक पढ़ाते हैं। हम एडजस्टमेंट का टॉपिक में बैलेंस शीट बनाने की स्थिति में किस दिन पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप लोगों ने समझ लिया तो लाइफ में कभी अकाउंटिंग में दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है। तो अब मैं आता हूं, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट इज कॉल्ड असेट। तो यहां पर अनएक्सपायर्ड मोबाइल एक्सपेंसेस डेबिट कितना? 222। लेकिन आपके यहां इसको अनएक्सपायर्ड नहीं, नॉर्मली लिखा जाता है प्रीपेड। मतलब यूज करने के पहले जो खर्च कर दिया गया। किस दिन? जिस दिन मैं अपनी बैलेंस शीट फाइनल कर रहा हूं, बीच में मुझे जरूरत नहीं है, बीच में भी मैं एंट्री कर सकता हूं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो जब आप यहां बनाओगे मोबाइल एक्सपेंस का अकाउंट आपने बनाया, मान लीजिए आपने कहा टू बैंक, कितना लिखा बोलो? 666। और जब इसकी पोस्टिंग किया तो क्या लिखा? बाई प्रीपेड,
कितना 222, अब कितना बचा 444, तो यहां पर आपने क्या लिख दिया बाई प्रॉफिट, बैलेंस नहीं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब तो हम पढ़ चुके हैं उस बात को, रटना मना है। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 444 पहुंच गया पीएल में। अब आप क्या करते हो, ट्रायल में जब बना रहे होते हो तो ये तो पूरा बनाते नहीं, अगर ये बना लोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्रायल से आप बना रहे हो, तो जब यहां पर आप आते हैं पीएल में, तो पीएल में आप इसको कैसे लिखते हो, आप यहां लिखते हो, बताओ फटाफट से। आप यहां पर, अरे भाई पीएल में मैं इसकी बात कर रहा हूं, टू मोबाइल एक्सपेंस कितना 666 लेस करते हो प्रीपेड एक्सपेंसेस 222 और ये 444 हो जाता। ध्यान देना, अभी आप लोग सुन रहे हो, फिर कल के बाद भूल जाओगे, चूंकि ऐसा मैडम ने बताया नहीं है। बताया है क्या, पूछ लूं, बताया है? हम यही रटते रह जाते हैं, किसी ने कह दिया अकाउंट बनाओ, हालत खराब। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट में अभी जब मैं पहुंचूंगा, वहां तो बच्चे सीए में आते हैं, उनसे बनवा लो तो अकाउंट नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रट रखा है। ये इसलिए नहीं माइनस हो जाता क्योंकि नीचे लिखा है, हम उसके पीछे एक थीम चलाते हैं। अगर प्रैक्टिकली देखा जाता है तो एंट्री पास होती है उसकी। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाओगे तो ऐसे नहीं बनाते हो, ध्यान देना, 600 ये माइनस कर दिया, दो ऐसे नहीं करते हैं। अकाउंट प्रॉपर रूप से बनाते हैं और फिर जाकर के उसमें इतना पोस्ट करते हैं। और अगला क्या होता है, हमारा प्रीपेड का अकाउंट बनता है, प्रीपेड मोबाइल एक्सपेंसेस, और यहाँ इस मोबाइल एक्सपेंसेस के प्रीपेड में डेबिट है ना, डेबिट में हम लिखते हैं टू मोबाइल एक्सपेंसेस 222, और अब ये जाता है आपकी बैलेंस शीट में। बात समझ में आ रही ना, क्योंकि एसेट है ये। क्लियर? कोई डाउट है? तो हम लोग ये 3 एडजस्टमेंट करते हैं, फिर अभी थोड़ी देर के ब्रेक के बाद फिर क्लास शुरू करते हैं। क्लास विल बी कंटिन्यू आफ्टर द लिटिल ब्रेक। अब इसमें अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, बाकी वीडियो में जो लोग देख रहे हैं वो भी अपना कुछ जो पूछना लिख करके पूछ सकते हैं। तो 3 एडजस्टमेंट अभी हम लोगों ने किया है। एक तो पीछे का हवाला दे करके हमने थोड़ा सा एक लाइन लिख दिया, आपकी बुक में लिखा भी उतना ही है, मतलब उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो कंप्लीट कराया है। मैं अपने हिसाब से देखूं तो 20 मिनट से ऊपर का टॉपिक है। दूसरा मैंने आपको क्या बता दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बता दिया, और तीसरा मैंने प्रीपेड बता दिया। मैं ऐसे ही डिटेल डिस्कशन हर एडजस्टमेंट के बारे में करूंगा, जितने एडजस्टमेंट आपकी बुक में लिखे और उसके बाद इलस्ट्रेशन दिया उस हिसाब में इलस्ट्रेशन करा दूंगा, लेकिन डिस्कशन मेरा डिटेल में होगा। और अगर समझना है आगे के लिए तो ऐसे समझ लेना, नहीं समझना है तो फिर तो मैडम ने पढ़ा ही रखा, वैसे रट लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं कुछ ब्रेक के बाद। क्लास विल बी कंटिन्यू आफ्टर द लिटिल ब्रेक।